हेलो विद्यार्थियों, ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन हमने बताया था कि हम इसका सीरीज लेकर के आएंगे। क्वेश्चन तैयार नहीं होने की वजह से बीच में कुछ डिले कर दिया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि क्वेश्चन आपको कुछ जो है हम करवा दें, खासकर जो बोर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण हैं उन चीज़ों पर एक बार फोकस कर दें। तो आइए हम एक एक करके, समय बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट जो है एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक हम पहले उठाए हैं हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक ही हम बात करेंगे ताकि सबका जो है हर एक चीज़ का तैयारी बढ़िया से हो जाए, है ना। तो पहला अपना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, मॉडर्न फिजिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन अपना है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ फोटॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू। प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटोन आपतन की दर जो होती है वो समानुपाती होती है किसकी। तो आप लोगों को ध्यान में होगा फोटोन आपतन का जो दर होता है, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम जो था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, है ना। तो ये हम लोगों को इंटेंसिटी में टिक कर लेना है, ये इंटेंसिटी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना है कि वर्क फंक्शन ऑफ Na एंड कॉपर, यानी सोडियम और कॉपर का दे रखा है आपको। इसमें सोडियम का और कॉपर का दोनों का आपको दे रखा है कि वर्क फंक्शन इतना है। तो बताइए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि देहली तरंगदैर्घ्य जो होगा इसका वैल्यू कितना होगा। एक्चुअली में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, आपको याद होगा, फाई जो होता है ये बराबर होता है hc/λ0। मतलब फाई का मतलब होता है वर्क फंक्शन, कार्यफलन, और कार्यफलन बराबर जो फार्मूला होता है उसमें hc और डिवाइड बाय λ0 मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको देहली तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, है ना। इसका मतलब फाई जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, और दो का चूंकि हमको रेशियो निकालना है इसका और इसका, तो रेशियो अगर आप निकालोगे तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फाई ऑफ सोडियम और बट्टा फाई ऑफ कॉपर अगर करोगे तो ये बराबर हो जाएगा लैम्डा में ऊपर कॉपर हो जाएगा क्योंकि उल्टा था, याद कीजिए अभी जस्ट हम फार्मूला लिखे, और लैम्डा सोडियम का नीचे हो जाएगा। तो वैल्यू आप रख दो, कॉपर का वैल्यू ये है, सोडियम का वैल्यू ये है, तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड बाई 2.3 अप्रॉक्सीमेट अगर आप काटोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग बोल सकते हैं 2:1, इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा, है ना। तो दूसरा प्रश्न जो है इसका जवाब कुछ इस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन भी आप देख लो तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। उसमें हमको दे रखा है कि दो तत्वों का देहली तरंगदैर्घ्य थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक का है 300 नैनोमीटर और एक है 600 नैनोमीटर। यदि एक का कार्यफलन यानी पहला का कार्यफलन जो है इतना है तो दूसरा का कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। और हम लोगों ने इस चीज़ को तो देखा ही है कि यहाँ से हमारा जो वैल्यू है फाई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ रहा था। तो हम लोग इसको अगर पलट दें, यानी कि पहला का डिवाइड बाई दूसरा का अगर हम लिखें तो लैम्डा जो हो जाएगा दूसरा का और ये पहला का, ऐसा ही लिखा जाएगा। तो पहला का जो है वैल्यू दे रखा है 4.13 और दूसरा का हमें चाहिए बराबर, इसका जो है वो 600 नैनोमीटर और ये 300। तो इसको काटोगे 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो यानी 2.07 इतना के आसपास ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये रहेगा, है ना। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था इन फ्रीक्वेंसी का, माने जो फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का उसके फ्रीक्वेंसी का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब आवृत्ति का। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो आवृत्ति होना चाहिए। देख लीजिए आवृत्ति किधर है, ये है आवृत्ति। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है, आवृत्ति का होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि 2 फोटोन है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दोनों फोटोन है ना, और दोनों फोटोन गिरता है। यदि मेटल का कार्यफलन वर्क फंक्शन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बताइए इसमें से ऑप्शन जो दे रखा है इन ऑप्शन में से कौन ऑप्शन जो होगा राइट होगा। पहली बात आप समझ लो, कार्यफलन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इंसिडेंस फोटोन जो है
यानी दिया गया ऊर्जा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और रियलिटी में अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए फाई का वैल्यू जो होता है वो कम होना चाहिए, और ई का वैल्यू यानी इंसिडेंस फोटोन जो होता है, इंसिडेंस जो होता है लाइट, उसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। माने जो फोटोन हम डालते हैं उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी कि इसके यानी जो दिया कार्यफलन होता है उससे ज़्यादा होगा, तभी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसका मतलब चूंकि ये ज़्यादा है ये कम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो देख लीजिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, पहला तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें से कम आउट यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से बाहर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मे और मे नॉट कम आउट, ये भी नहीं होगा क्योंकि आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और यहाँ पर है नेवर कम आउट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो पाँचवा का ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर छठा पर आइए, इसमें बोला है कि बताइए डिब्रोगली वेवलेंथ में डिब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में जो है रिलेशन क्या होगा। तो डिब्रोगली वेवलेंथ के बीच का जो वेवलेंथ और जो मोमेंटम के बीच का रिलेशन था वो लैम्डा इज इक्वल टू h/2 आया था, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कितना होगा। ध्यान होगा प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू हम लिखवाए थे उसमें उसका वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोशनल मास ऑफ फोटोन इज व्हाट, माने फोटोन का जो गतिज मास है, गतिज द्रव्यमान है वो कितना होगा। याद रखिएगा फोटोन का रेस्ट मास यानी स्थिर द्रव्यमान 0 आया था, लेकिन मोशनल मास अगर आप लिखिएगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे E = mc², और चूंकि ये तो आप जानते हो hc/λ होता है, तो mc², एक c से एक c खत्म, तो मास बराबर हो जाएगा h/λ नीचे है और एक c इधर चला जाएगा नीचे, तो c इंटू लैम्डा, ये हमारा मोशनल मास हो जाएगा। तो देख लीजिए ये वाला सही आंसर है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा h/c इंटू लैम्डा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते थे, तो उसी को तो कार्यफलन बोलते हैं, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, न्यूनतम जो ऊर्जा चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से यानी कि मेटल के सरफेस से धातु के सतह से बाहर निकले, उसको कार्यफलन कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन अपना कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा होगा क्या। ऐसे भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इसमें बोला जब हम लोगों को कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का गतिज ऊर्जा सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगर उसका वेवलेंथ दोनों का अगर बराबर है तो बताइए इसका जो एनर्जी होगा यानी इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन का वो प्रोटॉन के साथ कैसा रिलेशन में होगा, माने ज़्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, या डाटा जो है वो सफिशिएंट नहीं दे रखा है। तो हम लोग इसको अगर देखें तो हमारा चूँकि वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में जो हमारा फंडा था उसमें था h/p, है ना। और चूँकि काइनेटिक मोमेंटम जो था, ये मोमेंटम बराबर अगर फार्मूला अगर आप याद कीजिए तो इसमें हम लोगों ने लिखा था काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इसको अगर उठा करके ये वाला फार्मूला को अगर यहाँ पे रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो बोला है कि हमको बताइए क्या होगा, तो मास जो है वो अलग अलग होगा और ये तो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो हम दो के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ये जो होगा आगे चला जाएगा, यानी कि √ मास काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो पहला का और दूसरा का ये दोनों बराबर हो जाएगा, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी दूसरा का, ये बराबर हो जाएगा। एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो इसका और इसका ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। इसको उठा करके अगर इधर फेंकोगे तो बट्टा में आ जाएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर आ गया है। तो अब इसमें देख लीजिए
जिसका मास ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली में प्रोटॉन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो होगा ये कम होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया था। तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा होगा ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही जवाब है। ठीक, अब आते हैं 11वां क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है कि जब विकिरण का दिया हुआ आवृत्ति धातु पर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है ना। व्हेन रेडिएशन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट अपॉन डिफरेंट मेटल्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड विल बी व्हाट। तो इसमें बोल रखा है, आपको ऑप्शन जो दिया है उसमें बोला है कि डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन अगर बढ़ेगा तो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा। एक्चुअली में हम लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ा है कि टोटल एनर्जी बराबर आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला इक्वेशन से 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। और आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि हमारा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 5 के साथ अगर जोड़ करके अगर देखा जाए तो 5 को जब आप इधर करोगे तो ये माइनस में आएगा। तो कहा इसमें से अगर वर्क फंक्शन आप बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, ये तो सही है ना। यही तो हमारा जो है वो इसका भी इक्वेशन का कहना भी तो वही आएगा, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहला तो ये अपना जो है ये तो सही है। आगे देख लो, इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ वर्क फंक्शन, बिल्कुल नहीं। वर्क फंक्शन अगर बढ़ेगा, वर्क फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हमारा राइट आंसर जो है पहला ही सही हो जाएगा, है ना। इसका जो है पहला जवाब जो है वही सही हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये अपना हो गया। अब 12 नंबर वाला में देख लो कि इसमें बोला है किसके लिए निरोधी विभव सबसे अधिक होगा जब डैश प्रकाश धातु के सतह पर आपतित होता है। कौन सा प्रकाश आपतित होगा तो उसके लिए निरोधी विभव का मान ज़्यादा होगा। तो निरोधी विभव का मान उसके लिए ज़्यादा होगा जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा। आप अभी जस्ट पढ़े हैं कि पोटेंशियल जो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है न्यू, यानी आवृत्ति। तो देख लो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका होता है, तो वायलेट का। याद है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है रेड का। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी होगा किसी का तो वायलेट का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायलेट, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू विल बी व्हाट। तो मोमेंटम क्या होगा, संवेग बराबर क्या होगा फॉर्मूला किसी भी फोटोन एनर्जी का जिसका एनर्जी दे रखा है एच न्यू है, तो है ना। तो हम लोग E बराबर चूँकि जानते हैं एच सी या एच न्यू कर लो, यहाँ पर न्यू के रूप में अगर दे रखा है। तो मोमेंटम अगर लिखोगे तो एक्चुअली में इसी चीज़ को यानी एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। ऐसे लिखोगे तो mc एक कर लो और इंटू सी इज इक्वल टू एच न्यू। तो यही तो मोमेंटम हो जाएगा और c को आप इधर फेंक दो तो ई मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू ओवर सी। ये वाला c नीचे चला जाएगा तो एच न्यू ओवर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यदि दो पार्टिकल के पास बराबर संवेग है तो बताइए उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो था वो बराबर क्या था, एच ओवर पी, और लेमडा जो है ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है। और अगर आप दो के लिए लिखोगे तो लेमडा 1 बट्टा लेमडा 2 बराबर P2 बट्टा P1 लिखा जाएगा। और चूंकि दोनों का संवेग अगर बराबर है तो क्या होगा, लेमडा भी बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों का रेशियो तो एक आएगा ना। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि सब बराबर हो जाएगा वो भी। अब आ रहा है नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया जाता है तो उससे जुड़ा हुआ तरंग दैर्ध्य क्या होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी यानी लैम्डा बराबर अगर लिखोगे तो H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो ओवर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/रूट काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, ये इसके बीच का रिलेशन हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, इसमें बोला है कि यदि फोटोन का संवेग p हो इसकी आवृत्ति क्या होगा। अगर फोटोन का संवेग p है तो इसका आवृत्ति क्या होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है कि बताइए फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा यदि इसका संवेग जो है वो p है तो चूंकि हम लोग फार्मूला तो जानते ही हैं कि हमारा एनर्जी बराबर जो फार्मूला होता है वो हो जाता है एच न्यू। तो हमको ये आवृत्ति चाहिए तो यहाँ पर mc² कर लो, h न्यू कर लो। ऐसी चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ से mc इंटू सी बराबर h न्यू। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा मोमेंटम और ये वाला चला जाएगा फिर नीचे, सॉरी इसमें मोमेंटम यहाँ पर हम लोग इसको p बना लेते हैं, ये वाला टर्म को p बना लेते हैं और ये c जो है वो c को हम यहीं पर रहने देते हैं। और चूंकि न्यू ना बोला है तो न्यू निकालना है तो यहाँ पर h को हम लोग ले आते हैं, तो PC/H जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए हमारे पास ऑप्शन है ये वाला, ये राइट आंसर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर बोला है कि एक फोटोन का ऊर्जा E बराबर h न्यू तथा संवेग है, इसमें दे रखा है आपको संवेग बराबर जो है h/λ है। तो फोटोन की चाल क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, ये स्पीड हमको पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ से अगर इन दोनों को लेकर के अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो चूँकि ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि h बराबर जो होता है वो क्या होता है, h न्यू तो होता ही है। और इसी चीज़ को हम लोग लिखना चाहें तो इसी चीज़ को अगर लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं mc² बराबर h, इसी चीज़ को हम लोग h न्यू बोल सकते हैं, है ना। तो h न्यू बोलेंगे तो ये हो जाएगा p इंटू सी, इसमें से mc बाहर कर लिए हम लोग और ये h न्यू हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये h न्यू हो जाएगा और यहाँ से हम लोग इसके बाद क्या करें कि यहाँ से चूँकि हमको बोला है कि इसका स्पीड बताइए, तो स्पीड मतलब ये चाहिए, तो स्पीड ये वाला चाहिए। तो इसको अगर इधर करोगे, अगर इसको इधर करोगे तो p नीचे आ जाएगा और h न्यू बराबर एनर्जी है, तो एनर्जी बट्टा p जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस, इसमें से कौन है जिसके पास कोई आवेश नहीं होता है। तो फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, अल्फा पर प्लस चार्ज, बीटा पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 क्वेश्चन नंबर जो है वो बोल रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4.2, इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज व्हाट। अगर कार्यफलन इतना दे रखा है तो तरंग दैर्ध्य बोल रहा है कि बताइए कितना होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे कैसे, तो फाई बराबर हम लोग जानते हैं कि hc/λ होता है ना। तो hc/λ होता है, तो लैम्डा का वैल्यू जो है वो निकालना हो तो यहाँ से फाई का वैल्यू यानी कि hc/फाई इसका वैल्यू रख दो। h का वैल्यू जानते हो 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है और c का तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और फाई का वैल्यू यहाँ से दे रखा है, इसको सॉल्व करके सारे लोग बताएंगे एंगस्ट्रम में, है ना, एंगस्ट्रम में कि कितना होगा। सब जो है कमेंट में अपना बताना है, इसको इसी फार्मूला पर इसको हल कर लेगा सब। अगला प्रश्न भी है कुछ इसी प्रकार से है, इसमें दे रखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन आपतित हो रहा है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ऐसे भी आइंस्टीन का फार्मूला जानते हो, आइंस्टीन का फार्मूला क्या कहता है, टोटल एनर्जी बराबर फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी जो है ये दिया हुआ कितना है, ये एनर्जी दे रखा है 3.4 और फाई जो है वो 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, ये अगर 2 उधर ले जाओगे और 2 घटाओगे तो 1.4 हो जाएगा राइट आंसर। नहीं,
इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन एक है इस चैप्टर का, उसमें है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सर्वप्रथम सफल रूप से किसने व्याख्या किया था, है ना। इस क्वेश्चन में बोला है कि सबसे पहले सफल व्याख्या किसने किया था, तो आइंस्टीन साहब ने। उसमें इक्वेशन वगैरह सब दिया था इन्होंने। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा व्याख्या किया था, है ना। तो इन तमाम क्वेश्चन को एक बार फिर से अपना जो है रोक करके आप देख लेना और बढ़िया से इसको जो है सो तैयार कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये माने परीक्षा के लिए जो हम लोग तैयार करते हैं तो उसके हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है। कुछ ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर जो है बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब जो है अगला भी हम तैयार कर लिए हैं, तो अगला जो है इसके बाद हम डाल देंगे और जल्दी जल्दी इसको अब डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तैयार करने में टाइम लग गया और उसको हमने तैयार कर लिया है। तो अब जो है एक एक करके आपको जल्दी जल्दी सब मिल जाएगा। जहाँ पर जरूरी पड़े रोक करके अपना इस चीज़ को फिर वापस एक बार दो बार देख लेना। चलिए अब अगला वीडियो में हम लोग बात करें।